अभिषेक आप नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश पे। मैं हूं नीलू व्यास। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों का आक्रोश चरम पर है और वेतन वृद्धि को लेकर बीते एक हफ्ते से जारी प्रदर्शन अब बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है, जिसमें हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को भी बड़ी संख्या में श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि इससे पहले शनिवार को भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला था। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से शुरू हुआ यह आंदोलन अब कई बड़ी कंपनियों तक फैल गया है। प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, जिसे रोकने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हो गई और इसी दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और गोली चलने की घटना भी सामने आई है। यहां तक कि इस गोलीबारी में बिहार की एक महिला श्रमिक घायल हो गई, जिसे 2 गोलियां लगी और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के घायल होने के बाद प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया और श्रमिकों का आक्रोश और बढ़ गया। इस बीच जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास तेजी कर दिया है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिकों से शांति बनाए रखने की अपील की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। अब सवाल उठता है कि ये सारा प्रदर्शन क्यों हो रहा है। इस पूरे विवाद की जड़ वेतन वृद्धि की मांग है। होजरी कॉम्प्लेक्स स्थित कपड़ा निर्यात इकाइयों के श्रमिक हरियाणा के मानेसर की तर्ज पर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें भी समान न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। उद्यमी संगठनों का कहना है कि अधिकांश मांगों को मान लिया गया है और वेतन वृद्धि के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने भी श्रमिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके के प्रदर्शन इतने ज्यादा उग्र क्यों होते चले जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि वेतन वृद्धि की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों के पास तेल और गैस खरीदने का भी पैसा नहीं बचा है। अब ये पूरा संकट ईरान युद्ध से अगर आप जोड़े इसे, तो आज क्या करेगा एक श्रमिक? आज अगर वेतन वृद्धि की मांग नहीं करेगा तो क्या होगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये एक बड़ा संकट है जिससे मोदी सरकार नहीं उभर पा रही है। इस समय हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा है। मनीष जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो नोएडा से लेके ग्रेटर नोएडा तक और एक बड़े पैमाने पर ये अब एक प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर दिख रहे हैं, आखिर ये इसकी वजह क्या है? सरकार की गलत नीतियां तो दिख रही हैं, लेकिन क्या इसका लिंक हम इस पूरे ईरान युद्ध से भी देखेंगे? क्योंकि गैस की किल्लत जिस तरीके से हो रही है, ये श्रमिक कहाँ जाएंगे आखिर? नहीं, इस पे 2 स्तर पे देखना होगा। एक तो अभी मान लीजिए कोविड के बाद अभी बहुत संकट ऑलरेडी, जो गांव लौटे लाखों लोग, वो किसी तरह से उसका एक हिस्सा फिर से गया वापस। और उसके बाद से ही उनका शोषण, उनका उत्पीड़न 1000 गुना बढ़ा। अभी फिर ये जो पश्चिम एशिया वाला जो संकट है, जो हमारा संकट नहीं था, हम उसमें कूद पड़े और हमारा संकट इसलिए बढ़ा कि हमने एक ट्रम्प दबाव में ईरान से और रसिया से संबंधों को कमजोर किया। इसके चलते भारत में बड़े पैमाने पर तेल का संकट और कपड़ा मार्केट का, कपड़ा बाजार का, टायर बाजार का, दवा कंपनियों का, ये सब जो जिनका गैस और तेल से बहुत गहरा जो है रिश्ता है, वो संकट में पड़े। और फिर से आप देखिएगा कि लोग ऑलरेडी जो गैस 130 रुपया किलो मिलता था मजदूरों को वहां, वो 500-600 में मिलने लगा। और इसी समय उनकी मजदूरी भी कम हो रही थी और इसी समय उनको 12 घंटा काम भी करना पड़ रहा था। ये सब मिला करके अब उनका लंबे समय से उनको आश्वासन दिया जा रहा था कि न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, लेकिन न्यूनतम मजदूरी भी उनको उपलब्ध नहीं है। 8 घंटे की वो मांग कर रहे थे, वो 8 घंटा के बजाय उनको 12 घंटा काम करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी उनके लिए संकट है। और अब ये पश्चिम एशिया का संकट, तो वो उनके 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 माने पेशेंस को एक तरह से उन्होंने खो दिया, अपने धैर्य को वो खो दिया। अब उनके सामने सड़क पर उतरने के अलावे वो कह रहे हैं कि हम लंबे समय से वहां के एक वैश्विक निर्यातक कंपनी है नोएडा में, उसमें ही वही मामला है। वहां वहां वो लंबे समय से कह रहे थे कि हम वहां के प्रशासन से बात करते रहे, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि या तो इसी 9000 रुपए पे काम करो, नहीं तो फिर जो है नौकरी छोड़कर जाओ। और जब पुलिस प्रशासन और वहां के डीएम जो है, वो जो कौन मेघा है, जो गणेश कुमार की जो है वो है बेटी भी है, उनके साथ भी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भी आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई परिवर्तन अभी तक वो हुआ नहीं। योगी सरकार उसको केवल लॉ एंड ऑर्डर का सवाल बना रही है। वो कह रही लॉ एंड ऑर्डर को हम नहीं कर बिगड़ने देंगे।
एक तो कमेटी बैठा दी है कि वो इसको इसको देखे, दोनों के बीच में संतुलन बनाए। लेकिन बात संतुलन तो झुका हुआ है बड़ी पूंजी के पक्ष में, जो कंपनी चलाने वाले हैं उनके पक्ष में झुका हुआ है। उनको अभी आपने देखा होगा कि 40 जो कानून थे, श्रम कानून थे, उसको मोदी सरकार ने पहले से ही आकलन कर लिया था कि औद्योगिक क्षेत्रों में तनाव बहुत बढ़ेगा। जिस तरह की मंदी की तरफ देश बढ़ रहा है, जैसे उन्होंने किसानों के लिए कुछ तीन तीन बिल लाने की कोशिश की थी, उसी समय आपने ध्यान दिया होगा। जैसे उन्होंने एक मनरेगा को कंट्रोल करने का कोशिश किया उसके जरिए, तो वो एक पहले से मोदी सरकार इस बात को आकलन कर रही थी और वो अपने औद्योगिक मित्रों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। उसको मजदूरों को, किसानों को और असंगठित मजदूरों और संगठित मजदूरों को कंट्रोल करना था। लेकिन ये संभव नहीं था। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ही नहीं है। तो ये बेसिकली उनके अपने राइट्स का, जैसे जो 4 कानून आए हैं, उस कानून ने उनको हड़ताल करने का अधिकार से वंचित कर दिया है, उनको यूनियन बनाने से लगभग रोक दिया है। वो 8 घंटे के बजाय उसको 12 घंटे को कानूनी जामा पहना दिया है। माने जो लड़ाई शिकागो से शुरू होकर के लंबी लड़ाई के बाद जो मजदूरों ने हासिल किया था 8 घंटे का काम, उस 8 घंटे काम को फिर से 12 घंटे में इस सरकार ने तब्दील कर दिया है, उसको एकदम नियमावली में कर दिया है वो। और वो हड़ताल करेंगे तो ये अपराध होगा। और उसके अलावा देखिए, उनको एक दिन भी सप्ताह में अवकाश नहीं मिलता है, एक दिन की भी अवकाश नहीं मिलती है। अवकाश के दिन भी उनको काम करना पड़ता है। उनका बोनस समय पर नहीं मिलता है वो साल भर का, वो आरोप लगा रहे हैं। उनको कोई किसी तरह की जो है फैक्ट्री के अंदर उनको लगातार अपमानित होना पड़ता है, ये आरोप लगा रहे हैं। कोई इस तरह का सिस्टम नहीं जहां वो अपनी शिकायत कर सके, ये आरोप लगा रहे हैं। और सरकार पूरी तरह से इंडस्ट्रिस्ट के पक्ष में खड़ी। और एक तरफ ये भी योगी सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश अब निवेश का सबसे बढ़िया जगह। वो इसी एंगल से कह रहे थे कि हमने मजदूरों को मजदूर आंदोलन को ध्वस्त कर दिया है, उसको कंट्रोल कर लिया है। अब ये उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था भी संकट में नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा 2023 में एक सम्मेलन हुआ था ग्लोबल उद्योगपतियों का, लखनऊ में हुआ था, और उसमें बहुत सारा वादा किया गया कि 32 लाख करोड़ का निवेश करूंगा। उसके लिए उन्होंने पहले से किसानों को संकट में डाला। हर जिले के डीएम को अधिकार दे दिया कि आप जो है एक भूमि बैंक बनाइए, आपके पास पहले से रहना चाहिए, कोई भी किसी भी कीमत पर रहना चाहिए, जब भी उद्योगपति मांगे उनको दिया जाए। उनको ये कहा जा रहा है उद्योगपतियों को कि आप आइए हमारे प्रदेश में, हम सबसे सस्ता मजदूर देंगे आपको, सबसे सस्ता मजदूर देंगे आप। हम जो है उनको आंदोलन से रोकेंगे, ये गारंटी उन विदेशी निवेशकों को दे रहे हैं कि हम उनको हड़ताल करने से रोकेंगे। आपको यूनियन से दिक्कत होती है, हम यूनियन बनाने से रोकेंगे। तो ये जो सिचुएशन है, जो कह रहे हैं वो कि निवेश के लिए बेहतर जगह है, और अभी इस घटना ने ये बात तो एकदम सामने ला दिया कि वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत संकट में है। और इस संकट का निदान जो है मजदूरों के पक्ष में खड़ा होकर के हल किया जा सकता है। लेकिन सरकार जो है इंडस्ट्री के पक्ष में खड़ी है, और इनको जो है, इनको बोलने से भी रोका जा रहा है, इनको आवाज उठाने से भी रोका जा रहा है, इनको यूनियन बनाने से भी रोका जा रहा है। तो ये, इसको केवल आप नोएडा तक मत देखिए, ये एक उसका एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में जो औद्योगिक इलाके हैं, वहां तनाव, वहां अराजकता, वहां सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि सरकार अभी उस मूड में नहीं है। सरकार अभी भी, योगी ने अगर अभी इस हड़ताल में आश्वासन दे दिए होते कि हम न्यूनतम मजदूरी अभी फरीदाबाद में आंदोलन चला, वहां दबाव में 18,000 से 19,000 कर देना पड़ा। ये दबाव, और नोएडा में ये बात चली गई, उनको 13,000 न्यूनतम मजदूरी है लेकिन मिलता है 9,000, और वो वहां 13,000 जो मिलता था उसको 19,000 कर दिया गया। तो एक यह भी एक पहलू उसमें आप देखो, जो औद्योगिक क्षेत्र है पूरा गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद से लेकर के नोएडा तक, ये पूरा इसके चपेट में आएगा। आप इसको देखिएगा, और ये लंबा चलने वाला, और ये अगर आप इसको डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हल करेंगे तो हिंसा की तरफ तो चीजें जाएंगी ना। उस हिंसा के लिए जिम्मेदार सिस्टम होगा ना। अगर आप संवाद के लिए रास्ता नहीं रखेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत नहीं करेंगे, उनको जो संवैधानिक अधिकार है उसको कानून बना करके आप खत्म कर देंगे, माने उनको आप शोषण भी करेंगे, उत्पीड़न भी करेंगे और बोलने भी नहीं देंगे। ये जो कंट्राडिक्शन खड़ा हुआ है, इस कंट्राडिक्शन सरकार हल नहीं करेगी तो इस तनाव को रोक नहीं पाएगी। ये तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी आने वाले समय में कहा जा रहा है कि और एक व्यापक लंबे मंदी की तरफ भारत बढ़ने जा रहा है। युद्ध रुक जाए उसके बावजूद भी बढ़ने जा रहा है। तो मेरा ये कहना, इसी समय आप देखिएगा कि जो पश्चिम एशिया से
जो पैसा आता था वो रुक गया, वो भी आप देखिएगा कि वो रुक गया। गांव में अगर ये लौटेंगे, अगर ये भाग करके गांव में लौट रहे हैं जो, वहां मनरेगा अब मांग आधारित नहीं रहने दिया उसको, सरकार आधारित कर दिया। तो हर तरफ से मजदूरों के साथ इतना भीषण किस्म की घेरबंदी है कि अब तनाव की एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद विस्फोट होना एकदम लाजमी है। और ये अभी छोटा विस्फोट है नीलू जी, और बड़े विस्फोट की तरफ यह सरकार अपनी पॉलिसी के चलते ले जाएगी और उसको संभाल नहीं पाएगी, और वो सारी अराजकता के लिए जिम्मेदार ये सरकार होगी। जी मैं सर्वेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, ये जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक का जो ये पूरा एक आंदोलन छिड़ा है, और वो भी वेतन की बढ़ाने की मांग को लेकर, अब जिस तरीके से जो किल्लत शुरू हुई है गैस की, तेल की, जाहिर सी बात है कि जो एक गरीब श्रमिक है वो क्या करेगा, सड़कों पर ही उतरेगा। सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है, उल्टा जवाब देने के बजाय, बातचीत करने के बजाय पुलिस उनको गोलियों से मारती है, जैसे इसमें एक महिला को गोली लग गई। और इसका हल क्या है? और जो बात अभी मनीष कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़े आंदोलन में तब्दील होगा, तब उसको सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? समस्या ये है मैम कि पहली, अब ये जो सरकार है इसको आप पिछले जितने भी आंदोलन हुए आप इनका रवैयों को देखिए। सबसे पहले ये घोषित कर देते हैं मुख्यमंत्री, इनके प्रवक्ता, जितने भी चैनल्स में मैं देख रहा हूँ, ये पहले घोषित कर देते हैं कि ये जो है आंदोलनकारी जितने हैं ये असामाजिक तत्व हैं, ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, या फिर यार कोई एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि अर्बन नक्सल हैं, आ गए हैं। आप समझिए कि जब तक आप सुनेंगे ही नहीं, अभी तो ये पहले के रुझान है, ऐसा नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेसिक चीज है, महंगाई बढ़ती जा रही है और वेतन उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप अभी जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे बंगाल वाले, उसके बाद और तबके आपको उनकी आवाजें सुनाई, किल्लत तब पता चलेगी असली। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है वो खेल। अब ये आना शुरू इसलिए हो गया है क्योंकि अब सही में मुश्किल है जीना लोगों का, और जहां आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का वायलेशन कर रहे हैं वो भी लागू नहीं हो पाया है। उसके बाद आप कह रहे हैं हम सब कुछ, हमने सब लागू कर दिया है, तो डीएम साहिबा आके फिर क्यों कह रही हैं कि हमने अब स्टेक होल्डर से बात की और अब ये चीजें नहीं होंगी, बोनस मिलेगा और जो ओवर टाइम है वो डबल मिलेगा, यानी कि आप खुद मान रहे हैं कि वो नहीं हो रहा था। और आपको उसके बाद आपका लॉ एंड ऑर्डर भी ऐसा है कि आप भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाते, आप उनको उन्मादी चिन्हित कर देते हैं, उनको आप विपक्षी। आप ये समझिए पहले ऐसे ही किसान आंदोलन जब हुआ था काले कानून पे, इन्होंने कह दिया था विपक्ष की साजिश है, यहाँ पे तो खालिस्तानी आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, नक्सल आ रहे हैं, लास्ट में इनको कानून वापस लेना पड़ा। यहाँ पे भी ये करेंगे। हरियाणा में 35% अगर बढ़ सकता है तो यहाँ पे आपको कर देने में समस्या क्या है? आप केवल इतना ही कह दे, इतना ही चाह रहे हैं वो, आप स्टेक होल्डर्स को बैठाते, 5 दिन से चल रहा है ये, बैठाते और बात कर लेते। आपको हर चीज में ये कराने की क्यों जरूरत है कि कोई कहीं पत्रकार पिट रहा है, कहीं आगजनी हो रही है, इसमें क्या आपको? और उसका कारण भी है, यहाँ पे भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने चाह भी लिया हो कि सबको मिल जाए, इनका प्रशासन का जो तमगा वो है कुनबा, वो इनकी बात नहीं सुनता। यहाँ पे वही डीएम है जो युवराज मेहता के टाइम पे थी, आज भी आके वही कह रही है। तो आप अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करना आपको किसी का नहीं आता, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो या कोई डिपार्टमेंट हो, आप किसी की भी कमियां समझ नहीं पाते। कंपनी आपके नाक के नीचे क्या कर रही है आपको पता नहीं चल पा रहा है। एक एक कमरे में नोएडा में आप जाएंगे देखेंगे, एक एक कमरे में 5-5 मजदूर, 6-6 मजदूर पड़े हुए हैं। 8,000 रुपए की सैलरी में एक कमरे का किराया और केवल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, खाने पीने के परिवार चलाने की बात छोड़ दीजिए। तो आपको ये करने में क्या समझ, वेलफेयर स्टेट में आप 80 करोड़ लोगों को अनाज दे देंगे, जहां चुनाव आएगा वहां पैसे बांट देंगे, लेकिन जो श्रमिक बेचारा काम कर रहा है उसको आप पैसे देने में दिक्कत है। छोटी सी मांग है ना, अपना अपना वेजेस जो उनका अधिकार है वो मांग रहे हो। अब उसमें आप पहले ही घोषित कर दीजिए नहीं आतंकवादी हैं, हम पोस्टर पे लगवा देंगे। आप जब संवाद आपका वन साइडेड होगा, आप केवल अपने मन की बात सुनाएंगे, आप मन की बात सुनेंगे नहीं सामने वाले की, तो आप सरकार क्या चला रहे हैं? अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे तो इससे पहले वाले चैनल पे कि अखिलेश जी जब से आए हैं नोएडा में तब से ये हो गया। तो वो इतना कैरिज्मा हो गया अखिलेश जी का, आप मान रहे हैं कि उनके कहने से मजदूरों के दिल की आवाज, उनकी हिम्मत इतनी जुट गई कि वो बोल पा रहे हैं। आपके नेताजी नहीं कुछ कर पा रहे। तो जब सरकार में आप समस्या नहीं सुलझा पा रहे तो आप गद्दी छोड़ दीजिए ना। फिर छोटे छोटे श्रमिक, किसान, जवान, औरतें, ये औरतें भी क्या खालिस्तानी है कि नक्सली हैं? ये जो कह रही है कि मेरे बच्चे को पालना मुश्किल हो रहा है, आप अगर ये भी नहीं सुन सकते और इतनी बेशर्मी है आपके अंदर कि आप आके बोल सकते हैं कि ये एक चीज और भी है, उसके बाद मैं मनीष से भी उस पर सवाल करूंगी। सर्वेश आपसे पहले करती हूँ कि ये जो बड़ा एक औद्योगिक संकट है, इसको हम 1 या 2 इकाइयों का संकट हम ना देखें, एक बड़े औद्योगिक संकट के रूप में जो चीजें अब उभर रही हैं, जहां पर वेतन की मांग की जा रही है। जाहिर सी बात है कि एक ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस से पूरा देश गुजर रहा है कि जहां पर सबको अपनी सैलरी बढ़वानी है
उनको लग रहा है कि वो जितना काम कर रहे हैं उसके बदले में सरकार उनको नहीं दे रही है। एक जमाना होता था कि ब्यूरोक्रेट्स भी चीजों को सच्चाई से कन्वे करते थे सरकार को। अब तो पुलिस मारपीट पर उतारू है, देखिए गोली चला दिया, और इतना असंवेदनशील माहौल, तो सरकार को जो सच्चाई है या जो सच्ची तस्वीर जो ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस वालों को देनी चाहिए वो भी सरकार को नहीं पहुंचेगी। सरकार तो वैसे ही आंख बंद करके बैठी है, ऊपर से नौकरशाह और पुलिस वाले ऐसे जो कि आपको सच्चाई बताएंगे नहीं। देखिए, होता ये था पहले कि नेता हमेशा से सबसे ज्यादा डर जनता का नेताओं को लगता है, और लगना भी चाहिए। जनप्रतिनिधि होते हैं, वो वोटों से जीत के आते हैं, उन्हीं से उनका निर्धारण होता है कि सरकार बनेगी कि नहीं। ब्यूरोक्रेट्स तो एक एग्जाम दे के आए हैं, उनकी नौकरी यहाँ नहीं तो वहां कहीं चलती रहेगी, तो वो यस मैन हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको जो आदेश मिलेगा वो करेंगे। अब नेताओं का डर इसलिए खत्म हो गया कि उनको जनता के वोट से कोई लेना देना नहीं है। उनको डर अब कॉर्पोरेट हाउसेस का है, उनको जनता का डर नहीं है। पहले पॉपुलर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट यही कि आपको इन जनता एक एक आदमी से डर लगता था कि ये जो है ये आपका वोटर है। प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिक अप्रोच में भी देखिए तो ये वोटर है। अब वो डर खत्म है इस सरकार का। भाजपा को वोटर्स से कोई लेना देना नहीं है, उनको कॉर्पोरेट हाउसेस वाले खुश रहे। इंडस्ट्री वाले कैसे उनके खिलाफ बोल देंगे जो इनके इनके आदमी है, जो इतना बड़ा बड़ा चंदा लेके बैठ रहे हैं या इनके पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझ के बैठे हैं, उनके खिलाफ बोलेंगे। मजदूरों की तरफ से बोलेंगे, इनके बस का नहीं है, ये उनको आतंकवादी घोषित कर देंगे, उसमें गोलियां चलाएंगे। चाइना की तरफ कुछ दिन में टैंक वैंक आ जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए आता था, यहाँ भी लगा देंगे। ये कुछ भी करेंगे, भले बाद में बहुत मजबूरी हो जाए। किसानों के साथ आपने देखा था ना, नेल्स लगी थी, दुनिया भर की चीजें लगी थी, और घोषित कर दिया था कि बहुत समस्या ये है। और ये कोई भी पॉलिटिक्स से दूर होकर सोचा जाना चाहिए। एक आदमी जो 8,000 7,000 8,000 10,000 कमा रहा है, वो कितना मजबूर होगा कि सड़कों पे आना पड़ा है उसको। अगर वो 2-3 दिन काम नहीं करेगा, 5 दिन से चल रहा है, उसका घर कैसे चल पा रहा होगा। आप उसकी दशा नहीं समझ के आप केवल ये लीपापोती अभी से घोषित कर दिया है कि हम देखिए 100 लोगों को चिन्हित किया, अभी उसमें समाजवादी पार्टी के नेता निकलेंगे। आपने इन्वेस्टिगेशन भी कर दिया, आपने निर्णय भी दे दिया। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आप सुनना ही नहीं चाहते ना, आप एड्रेस कैसे करेंगे जब आप रजिस्टर ही नहीं कर रहे, एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं समस्या को। तो ये सरकार एकदम नहीं सुनती, किसी भी तबके की आवाज नहीं सुनती। ये आवाज दबाने में, आवाज कुचलने में, अपना नैरेटिव चलाने में व्यस्त है। जी, अब मैं अंतिम कमेंट लूंगी मनीष से कि मनीष, ये जो बड़ा औद्योगिक संकट है, आपको लग रहा है कि सरकार इसका कोई हल निकाल पाएगी, या फिर ये एक बड़े पैमाने पर, अभी तो कुछ जगह दिख रहा है, लेकिन ये एक बड़े स्तर पर पूरे देश में भी शुरू हो सकता है? नहीं, देखिए, बात पॉलिसी पैरालिसिस का है ना। उस पे ब्लंडर कह लीजिए कि एक ये सरकार बार बार निर्णय ले रही है जिस तरह का कर रही है। अभी ये जो पश्चिम एशिया वाला भी जो संकट है, तो युद्ध के बाद तो हम, युद्ध जब शुरू हुआ उस समय तो हमने ईरान से तेल लेना बंद नहीं किया। उसके पहले हम 18 में ही बंद कर दिए, संकट वहां से शुरू हो गया। रसिया से हमने तेल लेना युद्ध के समय नहीं बंद किया, युद्ध के पहले ही हमने बंद कर दिया। अमेरिकी दबाव में हमने अपने देश को संकट में हम ले गए हैं। युद्ध के बावजूद भी ईरान चाइना को तेल देने में सक्षम है। ईरान अभी सबको दे रहा है। 90% जो होता है तेल जो भारत लेता था, तो 90% तेल अब वो चाइना के पास जाता है। रसिया से हम 30 मिलियन ले रहे थे बैरल, वो आ गया 10 मिलियन पे। आप कोविड में भी जो कहा जा रहा था, कोविड के चलते मंदी आ गई है, लेकिन अगर उस समय का आप पढ़ेंगी, उसको देखेंगी, कोविड से पहले ही भारत रिसेशन में था। और अभी अब बोलना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय का एक रिपोर्ट है कि इस तिमाही में भारत जो है रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। मंदी, खुद वित्त मंत्रालय ने बोला है कि भारत मंदी की तरफ बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव निर्माण क्षेत्र पे, विनिर्माण क्षेत्र पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे होगा। तो आप समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग अभी भी, मान लीजिए 45% लोगों को वहां वो रोजगार देता, अभी भी 30% उसका योगदान है उद्योग जीडीपी में उसका। तो वो पूरा ओवरऑल संकट में जाने वाला है। और इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि वो जो अमेरिकी परस्त पॉलिसी है, जो इजराइल परस्त पॉलिसी है, उसमें तो परिवर्तन लाना होगा ना। तो क्या ये सरकार ये करेगी? नहीं करेगी, ये संभव नहीं है। ये अगर संभव नहीं है तो इसका मतलब भारत एक लंबे समय के क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, जहां गांव ओवरलोडेड होंगे और शहर में अराजकता फैलेगी। और ये मजदूर जो है केवल वेतन के चलते नहीं संकट में, ये मजदूर अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बोला है कि मुद्रास्फीति में फिर से विस्तार होगा, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। जो ठीक कह रहे हैं सर्वे सभी, बंगाल के बाद जो महंगाई का असली नजारा आपको हर तरफ दिखेगा। और हमारे जो गुड्स हैं, जो तैयार हो रहे हैं माल, वो उसका भी 15% जाता है उस इलाके में, पश्चिम एशिया में। हमारा जो भी निर्यात करते हैं उसका 16% पश्चिम एशिया में जाता है, वो भी ब्रेक हो गया है।
यानी कि उत्पादन भी फैक्ट्रियों ने कम करना शुरू किया है और बड़े पैमाने पर लोगों को बोलना शुरू किया कि आधे से ज्यादा लोगों को छुट्टी दे दिया है, जबरी छुट्टी दिया है कि आप अभी गांव जाइए, हम फिर आपको जो है वापस करेंगे। अभी मैं लुधियाना से होते हुए आ रहा था, लुधियाना कपड़े का बहुत बड़ा सेंटर है, वहां से आ रहा था, मैं जिसमें बैठा था, मैंने, आप समझ लीजिए कि इतना भीड़ कभी मैंने पैर रखने के लिए नीचे जगह नहीं थी, मैंने सैकड़ों, और वो मजदूर जो है, और सब जिससे भी पूछो वो बात कह रहा है कि वो अब वहां रहना हम लोगों के लिए अब एकदम बिल्कुल मुश्किल, हम रह नहीं सकते, गांव में तो किसी तरह जी लेंगे ये सोच के वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। तो मेरा ही कहना है कि ओवरऑल इंडिया, पैन इंडिया, तमिलनाडु में आप समझ लीजिए, कर्नाटका में और तमाम जगहों पे काटन का जो फैक्ट्रियां हैं, तो 2 लाख प्रतिदिन करते थे, वो आ गए एकदम से नीचे 10,000 20,000 उसमें आ गए। तमिलनाडु बहुत बड़ा हब है उसका, जो है कर्नाटका बहुत बड़ा हब है उसका। सूरत में जो जितनी इस तरह की फैक्ट्रियां, वो संकट में अब चली गई हैं। नोएडा और ये पूरा जो आप देखेंगे कि गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद से लेकर ये जो जोन है, एनसीआर वाला जो पूरा जोन है, वहां जितनी भी इस तरह की क्राइसिस आप समझ लीजिए कि वो बंद कर रहे हैं। हर फैक्ट्री उत्पादन आधा कर रही है या बंद हो जा रही है, और जब बंद भी नहीं हो रही है तो मजदूर जो वहां रहता है उसको गैस 500-700 में मिल रहा है, और कह रहे थे कि आप ये छोड़ दीजिए 500-700 का, मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि हम लीगल नहीं है, हम लीगल नहीं है, तो हमको जो लीगल है उनको तक नहीं मिल रहा है। हमको तो मना कर दिया गया गैस सिलेंडर देने से, 600 रुपया देने के बावजूद। तो हमारे सामने बताइए घर लौटने के अलावा हमारे पास क्या रास्ता है? तो ये केवल नोएडा का संकट नहीं है, और मजदूरों के श्रम कानून के जरिए मजदूरों के यूनियन के हाथ पांव भी बांध दिए गए, कानूनी रूप से बांध दिए गए हैं नीलू जी। यानी कि वो डेमोक्रेटिक तरीके, उनको उनकी हर कार्रवाई को अब सरकार अराजक बोलेगी, इसीलिए वो बोल रहे हैं इस बात को कि वो नक्सली बोलने लगे, उनको जो है असामाजिक तत्व बोलने लगे, विपक्ष का षड्यंत्र बोलने लगे। तो वो हर आंदोलन को, अगर यूनियन को मान्यता आप खत्म कर देंगे, हड़ताल की मान्यता खत्म कर देंगे, मांग करने की मान्यता, हर फैक्ट्री में मजदूर और उद्योगपतियों के बीच की एक कमेटी होती है, उसको भी भंग कर दिया है। अब वो कोई वार्ता नहीं करते हैं, वो सीधे आदेश सुनाते हैं, करना है करो, नहीं तो जाओ। मेरा ही कहना है कि पहले से ही सरकार एक तैयारी कर ली है, उसको पता है कि एक भयंकर मंदी की तरफ देश बढ़ रहा है, और हमको नहीं लगता कि वो इसको संभाल पाएंगे, क्योंकि पॉलिसी का मसला है। वो पॉलिसी में परिवर्तन, वो सरेंडर कर चुके हैं मोदी जी। पॉलिसी में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो ये क्राइसिस 1000 गुना बढ़ेगी हिंदुस्तान के अंदर, और मैं नहीं चाहता, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि एक अराजक स्थिति बनेगी, और इसका जो रवैया है आंदोलनों के दमन करने का, वो अराजकता को और 100 गुना जो है आने वाले समय में बढ़ाएगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, संकट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको क्रिमिनलाइज करते हैं, उसको क्रिमिनल लोगों का वो बोल देते हैं। इससे वहां और आंदोलन भड़क जाता है, और ज्यादा उनके अंदर धैर्य पैदा हो जाता है लड़ने का, कुछ शहादत देने का धैर्य पैदा हो जाता है, क्योंकि इससे तिल मिला जाता है। कोई भी हिस्सा जो इतना संकट में है और कंपनियों से उम्मीद कम कर रहा है, सरकार से ज्यादा उम्मीद कर रहा है कि वो मेरे लिए कुछ करेगी, और वहां से उसको अराजक बोला जा रहा है, नक्सली बोला जा रहा है, उसको जो है विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र बोला जा रहा है, तो वो संकट में है। और एक बात और जान लीजिए, ये आंदोलन यूनियन नहीं कर रहे हैं, जिन यूनियनों को संकट में डाल दिया गया है, ये नॉर्मल मजदूर है, इनका कोई संगठन नहीं है, ये क्राइसिस का संगठन है। आप अगर देखेंगी, ये अगर यूनियन रहते थे जो, तो यूनियन चीजों को बहुत अनुशासित किए रहते थे, आंदोलन को डेमोक्रेटिक बनाए रखते थे। जैसे किसान आंदोलन ने एक उनकी यूनियनें थी, उसको लीड कर रही थी, और वो उसको अराजक होने से बचा रही थी, बल्कि जहां अराजकता हो रही थी उसको रोक रही थी। आपने एक जो स्थिति थी यहाँ यूनियन के प्राधिकार का, उसको भी आपने डैमेज कर दिया। तो ये स्वतंत्र लोग हैं, और ये किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं। नीलू जी, मैं ये कह रहा हूं, उनको नियंत्रित करने वाली कोई लीडरशिप नहीं है, और उनका दमन होगा जब, तो वो अपने अपने विवेक से वो फैसला करेंगे कि हमको क्या करना है। तो अब आप समझ लीजिए, कोई उसमें सामूहिकता नहीं रहेगी, तो अराजकता का आप सीमा समझ सकते हैं कि कितने बड़े अराजक स्थिति की तरफ देश को धकेला जा रहा है। जी बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी, सर्वेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।